हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के ऊपर। आज बजाज फाइनेंस का शेयर क्यों गिरा। लगभग 4 से 5% आज इंट्राडे में करेक्शन आता हुआ आपको देखने को मिला। बजाज फाइनेंस के अंदर क्यों आया वो करेक्शन, क्या है उसके पीछे का रीज़न, और क्या एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर आप एक शेयर होल्डर हो बजाज फाइनेंस के तो क्या आपको ये रीज़न पता होना ज़रूरी है। क्या इससे आपके शेयर होल्डिंग पे कुछ असर आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। बजाज फाइनेंस 5 दिन से ये शेयर नया 52 वीक हाई बना रहा था। आज ये गिरा और आज सेंसेक्स का टॉप लूज़र रहा है बजाज फाइनेंस। और आज बजाज फाइनेंस की तरफ से वजह से ही ऑलमोस्ट 5.21% आज गिरा ये इंट्राडे के अंदर। तो बजाज फाइनेंस की वजह से ही आज ऑलमोस्ट जो निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स जो है, जो नया आया था, वो आज पूरे टाइम नेगेटिव रहा। जब निफ्टी ने अपना 52 वीक हाई लगाया, बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट अप था, उसके बाद भी वो नेगेटिव था, क्योंकि उसके अंदर मेन जो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग रहती है, बड़ी होल्डिंग थी, उसकी वजह से वो नेगेटिव था। बात करते हैं क्या है ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आज बजाज फाइनेंस के अंदर आपको एक ऐसा फॉल आता हुआ देखने को मिला। ये जो भी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। businesstoday.in पे अगर आप जाओगे तो उनकी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या था आज रीज़न जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस 5.5%, 5.5 नहीं तो 5.25% आज बजाज फाइनेंस गिरा। 5.21% का आज करेक्शन आता हुआ आपको देखने को मिला। बजाज फाइनेंस आपको पता है एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है। सबसे पहले एनबीएफसी सेक्टर मोस्टली लोगों को पता होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी एनबीएफसीज, यानी कि जो बैंक जो काम करती है वही काम एनबीएफसीज करती है, लेकिन थोड़े अलग तरीके में। बैंक क्या होती है, बैंक आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड होती है। एनबीएफसीज भी आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड होती है, लेकिन इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इनको एनबीएफसी का लाइसेंस होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी बैंकिंग का काम करती है लेकिन नॉन बैंकिंग तरीके से। नॉन बैंकिंग तरीके से यानी बैंक में आप क्या कर सकते हो, आप मनी जाके डिपॉजिट कर सकते हो, आप मनी जाके विड्रॉल कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। आप यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हो, किस फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में। किस डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहो तो बजाज फाइनेंस के अंदर एफडी भी बनवा सकते हो। बजाज फाइनेंस के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप एफडी करा सकते हो। ये बैंक से थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा देगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए सोर्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट ही इनके लिए मेन एक सोर्स होता है कि जहाँ से इनको पैसा मिलता है। वो पैसे को ये लोन के तौर पर देती है। अब वो काम तो बैंक भी करती है। बैंक में ये होता है कि आप आपकी फ़िक्स डिपॉजिट करा सकते हो, आप पैसे सेव कर सकते हो। बैंकिंग में क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट्स खुलवा लिया, जो पैसा है वो बैंक यूज़ कर सकती है। ऑफिशियली वो बैंक यूज़ कर सकती है, जब भी आपको चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए बैंक मना नहीं कर सकती। लेकिन आपका पैसा एक बार आपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक उसे यूज़ कर सकती है। एनबीएफसी में क्या है, एनबीएफसी में सेविंग अकाउंट तो खुलवा नहीं सकते, तो फिक्स डिपॉजिट है। अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं एनबीएफसी के लिए, तो वो पैसा जमा करती है। और बैंक जैसे लोन देती है वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एनबीएफसीज भी अपने लोन देती है। उसी में से एक काम करती है बजाज फाइनेंस। इसके आपने काफ़ी देखे होंगे, बजाज फाइनेंस के आपको ईएमआईज आते हुए देखने को मिलते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो मोस्टली आपको बजाज फाइनेंस के, अगर आपके पास कार्ड है बजाज फाइनेंस के, अगर आपके पास कार्ड है तो आप उनके थ्रू ईएमआई भी ले सकते हो, ईएमआई के ऊपर कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो वो इनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो वैसे बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है जिन्होंने, बजाज फाइनेंस ने एक अपडेट जारी किया। अपडेट जारी किया यानी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने एक अपडेट जारी किया कि उनके आने वाले Q1 और Q2 के अंदर असेट्स में, असेट यानी सिंपल असेट और लाइबिलिटी आप सभी को पता होगा। असेट यानी जो चीज़ आपकी है उसमें कुछ खराबी आ सकती है। असेट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, भले वो बैंक के अंडर हो या एनबीएफसी के अंडर हो। असेट सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि वो आपका पैसा है, वो आपकी चीज़ है। अगर आपकी चीज़ के अंदर ही कुछ इश्यूज़ आने लग जाएंगे, आपके कोर वैल्यूज़ के अंदर ही कुछ इश्यूज़ आने लग जाएंगे, तो वो ओवरऑल कंपनी पे इम्पैक्ट करता है। और बजाज फाइनेंस के जो भी हेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा, एक्सचेंज पे एक नोटिस जारी किया कि Q1 और Q2 के अंदर आपको थोड़ा सा असेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब क्या इससे आप अगर एज ए शेयर होल्डर डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। और यूजुअली इंडिया के अंदर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है वो बजाज फाइनेंस है या एचडीएफसी ग्रुप की एचडीएफसी जो फाइनेंशियल है वो है। 2 एनबीएफसीज हैं, उनमें से बजाज फाइनेंस एक दिग्गज एनबीएफसी है। अगर आपके पास शेयर है, अगर आपके पास शेयर
नीचे के भाव पे, नीचे के भाव यानी 5,000 के नीचे, 4,000 के नीचे की बाइंग आपकी है, बहुत नीचे की अगर आपकी बाइंग है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको NBFC कंपनी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनी ऐसा तो है नहीं कि डूबने वाली है। हाँ, इन्होंने खुद ने कहा है कि Q1 Q2 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नीचे के भाव पे है, होल्ड कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मेरा ओपिनियन तो यही होगा कि आप इसे होल्ड कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आप आपके एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं मेरी सिर्फ ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि आप होल्ड कीजिए, Q1 Q2 के रिजल्ट आने दीजिए। और अगर आपको ये शेयर अच्छे करेक्शन में मिल जावे, करेक्शन यानी यहाँ से अगर ये 10% या 20% का भी आपको करेक्शन मिल जावे, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं ये शेयर को। क्यों भाई साहब, वन ऑफ द बिगेस्ट NBFCs है। ऐसी कंपनी अगर आपको 10% 20% के करेक्शन पे मिले तो आप इजीली उसको अक्यूमुलेट करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर, ये आपको प्रॉफिट ही कमा के देगी। इतनी बड़ी NBFCs कुछ कर नहीं सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आपके पास शेयर होल्डर है, होने को कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ब्रांड बड़ा है, बजाज ग्रुप है, तो ओवरऑल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शेयर है, काफ़ी सारे जनों के मैसेज आ रहे हैं, Q1 Q2 के रिज़ल्ट आने दीजिए, देखिए क्या इशू है, क्या ये इशू सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल तो नहीं होगा, क्यों, 1-2 क्वार्टर का बात है ना, उसके बाद तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है। तो इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना आना चाहिए आपको ये आना चाहिए कि अगर आपका शेयर गिर रहा है तो आप उसे देख सको। ट्रेडर हो, अगर आपने ऊपर के भाव पे ले रखा है, 6,000 5,900 के भाव पे अगर आपने ले रखा है, तो डेफिनेटली आपके पास एक स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मैंने अगर 6,000 पे लिया है, 10% के करेक्शन पे मैं निकल जाऊंगा, 20% के प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊंगा। जब आप प्रॉफिट पे निकल सकते हो तो आपको लॉस में भी निकलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हो, काफ़ी सारे जनों ने पोजीशन बना रखी थी, ले रखा था स्टॉक को, 5,900 के भाव पे ले रखा है, 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दिया, 2,000 रुपये का टारगेट। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, डेफिनेटली आपको निकलना है इस स्टॉक से। अगर आप इन्वेस्टर हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत बड़ी NBFCs है, हाँ, लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको पता है कि इक्विटी ज़ीरो भी हो सकता है। ये रिस्क तो हमेशा रहती है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में होता है, जब बिज़नेस बंद होता है। उन्होंने साफ कहा है कि 1 से 2 क्वार्टर आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है, इन्वेस्टर हो, अक्यूमुलेशन का आप सोच सकते हो। आने वाले क्वार्टर में अगर आपको अच्छा खासा करेक्शन पे स्टॉक मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं दे सकती ये आपकी कंपनी है, मेरा ओपिनियन है। आप आपके एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिएगा, वो क्या आपको सलाह देते। ट्रेडर हो, ले रखा है, 5,900 के भाव पे ले रखा है, अभी तक तो आई गेस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में अगर स्टॉक 5% करेक्ट कर रहा है और अगर आपने इंट्राडे बेसिस पे लिया है या वीकली बेसिस पे लिया तो 5% एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है एक स्टॉक के लिए, आपके कैपिटल को इरोड कर सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है, आपको पता है आपने क्या लेवल पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, आता है, डेफिनेटली एग्जिट करना है। काफ़ी सारे आपको मौके मिलेंगे और इसको लेके रखना नहीं है। इन्वेस्टर हो, डरना नहीं है। सिंपल, अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है, उसे डिवाइड कर दीजिए इंटू 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 5% गिरा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप 1 पोर्शन लगा सकते हो, और 5% गिरेगा और एक पार्ट आप लगा सकते हो, और 5% गिरेगा और एक पार्ट लगा सकते हो। तो यानी 15% से 20% का अगर आपको करेक्शन मिलता है स्टॉक में, तो आप उसमें धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हो, ताकि जो आपका एवरेज प्राइस है वो आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले। तो सिंपल सा बस यही सोल्यूशन है, डरने की कोई बात नहीं है। 1-2 क्वार्टर ख़राब होंगे, और फर्स्ट क्वार्टर तो आई गेस मेरे को लगता है हर एक ही कंपनी के डाउन आने वाले हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, तो ऑलमोस्ट ही कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आने की उम्मीद है। ये मेरा ओपिनियन है, आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।